Very good morning, student. Today we'll start chapter number 4, Accounting for Lease Semester 2. So let's start. इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? तो अकाउंटिंग फॉर लीजिंग, दैट मीन्स लीजिंग मतलब क्या होता है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देन टाइप्स देखने वाले हैं हम लोग, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, रॉयल्टी, ये पूरे चैप्टर में कवर है। हम इसके 5-6 वीडियो कंटिन्यूअसली बनाएंगे और सीखेंगे ये सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि ये लीज क्या होता है। तो फेमस कोट देखो, इससे ही आपको पता चलेगा। Why own a cow when the milk is so cheap? All you really need is milk, not the cow. तो ये जो फेमस कोट है बाय डोनाल्ड ग्रांट से, वही सब कुछ बताता है कि लीज मतलब क्या। कि अगर आपको मिल्क खरीदना है, तो आपको अगर मिल्क मिल रहा है, इजीली अवेलेबल हो रहा है कम कीमत में, तो आप उसके लिए काऊ क्यों खरीदोगे। बस यही होता है फाइनेंस मार्केट में। अगर हमें कोई असेट खरीदना है, तो उसके लिए असेट खरीदने की जरूरत नहीं, हम वो रेंट पे ले सकते हैं। सो लीज आर अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, सी, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। लीजेस ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है in which the property or asset owner allow another party to use the property or asset in exchange for something, यूजुअली मनी और अदर एसेट। तो लीज क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्सन। एक असेट ओनर होता है, मतलब जिसके पास वो असेट होता है, वो दूसरों पर्सन को अलाउ करता है यूज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी या असेट। मतलब अगर उसके पास लैंड बिल्डिंग होगी तो वो अलाउड करता है, या कोई असेट होगा, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक होते हैं या सीमेंट मिक्सर होते हैं। सो ये बड़े बड़े असेट होते हैं जिनकी कीमत काफी हाई होती है, वो ये अलाउ करता है अनदर पर्सन को इन एक्सचेंज फॉर व्हाट, समथिंग, दैट मीन्स यूजुअली पैसा ही, या उसके बदले कोई उस असेट एक्सचेंज करता है, उसे कहते हैं लीज। लीज इज अ ट्रांजैक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी है, ट्रांजैक्शन भी है, वेयर एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द लेसर, सी, ये कंसेप्ट समझ लो, बाय द लेसर विद द लेसी। लेसर मतलब क्या, जो प्रॉपर्टी ओनर होता है, जो दूसरों को रेंट पे देता है। और लेसी मतलब क्या, जो रेंट पे लेता है, ठीक है, फॉर अ टाइमिंग, उसका काम होने तक वो उसके असेट के बदले में रेंट पे करता है, उसे कहते हैं लेसी। सो देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन लेसर एंड लेसी फॉर द राइट टू यूज असेट बाय द लेसी, ऑफ कोर्स इन रिटर्न ऑफ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट। मतलब इमीडिएटली पेमेंट करो पूरा के पूरा, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल हम इसे कहेंगे कि लेजी मतलब एक असेट या प्रॉपर्टी कहीं किसी और को लीज पे या रेंट पे देना और उसके बदले एवरी मंथ रेंट लेना। तो देयर आर टू पार्टीज, लेसर एंड लेसी। लेट्स सी नेक्स्ट। अब इसके पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले बैलेंस्ड कैश आउटफ्लो, मतलब यहाँ पे लेसी को फायदा होता है। सिंपल है, देखो लेसी को अगर कोई कंपनी सॉरी असेट अगर चाहिए, तो उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो किसी और से, मतलब लेसर से वो रेंट पे ले सकता है और एवरी मंथ पर्टिकुलर रेंट पे कर सकता है। एज्यूम करो 50,000, मतलब 5,000 से लेके 50,000 तक रेंट हो सकता है। जितना बड़ा असेट वैल्यू होगा उतना वो रेंट पे करेगा। ओके, तो ये आउटफ्लो बैलेंस होगा, एवरी मंथ उसको उतना ही अमाउंट पे करना होगा, फिक्स्ड अमाउंट एक्सपेंसेस होगा, ये उसके लिए एक्सपेंसेस होगा लेसी के लिए, ठीक है, तो फिक्स्ड उसको पे करना होगा। तो यहाँ पे बैलेंस्ड कैश आउटफ्लो होगा। देन क्वालिटी एसेट, जो लेजर रहेगा, जो प्रॉपर्टी ओनर रहेगा, उसका काम होगा कि अगर वो रेंट ले रहा है तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का एसेट प्रोवाइड करे, वरना नेक्स्ट टाइम से कोई उसके पास से रेंट से नहीं लेगा। तो ऑटोमेटिकली लेजी को एक अच्छा क्वालिटी एसेट भी अवेलेबल होता है। बेटर यूजेस ऑफ कैपिटल, अब यहाँ पे लेजी रेंट से ले रहा है तो वो एक
प्रकार से फ्री होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, मतलब उसको बहुत सपोज 5 लाख का असेट है तो उसको इमीडिएटली इतना 5 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ये 5 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस में। तो प्रॉपर कैपिटल यूज होता है, टैक्स बेनिफिट होता है उसे। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, तो ये एक्सपेंसेस जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बताएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएगा, तो प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट कम दिखेगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको टैक्स भी कम पे करना होगा, तो देखो टैक्स बेनिफिट भी उसको ऑटोमेटिकली होगा। ऑफ बैलेंस शीट डेट, ये 5 lakhs अगर वो खरीदता है एसेट तो ऑफकोर्स कैश से तो नहीं खरीदेगा, सो उसे लाइबिलिटी, मतलब किसी से ना किसी से उसको लोन लेना होगा, सो इनडायरेक्टली वो लाइबिलिटी होगी और बैलेंस शीट में फिर उसको लाइबिलिटी बतानी होगी, लेकिन इसके वजह से वो यहाँ पे बैलेंस शीट में डेब्ट्स नहीं बताएगा। तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम दिखेगी उसके बुक्स में, ताकि बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको और लोन दे सके, क्योंकि बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है दे ऑलवेज चेक फर्स्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होगी तो ही वो हैप्पीली लोन देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस होती है। बेटर प्लानिंग होता है, हमें पता होता है कि यस ये मुझे और 10 साल पे करना है, 20 साल पे करना है, तो मुझे कब तक ये रेंट एक्सपेंसेस है, उसके बाद मुझे कैसे पैसे बचेंगे, फिर मैं क्या प्लानिंग कर सकता हूँ, सो ये वो कर सकता है। लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही पे मैंने बताया है कि नाउ lazy no need to buy a new asset for a higher value, so ऑटोमेटिकली उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस होगा। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, मतलब असेट लेने के बाद जो खराबी आती है, रिपेयर मेंटेनेंस होता है, ये सब कुछ उसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो ओनर नहीं है, ये जो भी रिपेयर मेंटेनेंस करेगा वो लेसर करेगा, जिसकी ओनर जो ओनर है एसेट का वो करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंडिचर भी कम होगा, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस भी कम होगा, एंड टर्मिनेशन राइट, कभी भी लेसर या लेसी अगर बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड विथ ईच अदर दे कैन टर्मिनेट देयर राइट, मतलब वो अपना एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं, ये लीजिंग के एडवांटेज है। अब ऑफ कोर्स एवरी कॉइन हैज अ टू साइड्स, सो डिसएडवांटेज भी है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि लीज एक्सपेंसेस, जैसे मैंने कहा कि एवरी मंथ 50,000 पे करना है, ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है, ऐसे 1-1 लाख का भी रेंट होता है, 5-5 लाख का रेंट होता है, डिपेंड्स वो असेट कितना उसकी वैल्यू है, वो कितना असेट खरीद ला है। ओके, मतलब बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी 10-12 ट्रक एक साथ रेंट पे लेती है, तो ऑफकोर्स उनका रेंट भी ज्यादा होता है, तो ये एक प्रकार का लीज एक्सपेंसेस होता है। लिमिटेड फाइनेंशियल बेनिफिट, इतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हमारा टैक्स बचता है बस, बाकी और कुछ होता नहीं है फायदा। रिड्यूस रिटर्न फॉर इक्विटी होल्डर्स, अब बहुत सारा पैसा अगर ये एक्सपेंसेस में ही जा रहा है तो शेयर होल्डर के लिए कम हिस्सा बचता है। देखो ज्यादा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा अगर रेंट पे करने में जा रहा है तो शेयर होल्डर के लिए कम हिस्सा बचता है, उसमें से फिर शेयर होल्डर को रिटर्न कितना मिलेगा, तो ये भी एक नुकसान है। डेप्ट, एक प्रकार की, भला हम कहते हैं कि नहीं लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रेशर होता है कि हमें ये एवरी मंथ पर्टिकुलर वही डेट पे लेजर को, सी इधर लेजर को हमको पे ही करना है, तो वन टाइप ऑफ एक क्या होता है, डेप्ट होता है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ अदर लोन, तो इतना बड़ा अगर हम रेंट ही पे कर रहे हैं एवरी मंथ तो दूसरों का हम लोन क्या लेंगे और उसका फिर क्या पे करेंगे इंस्टॉलमेंट, हम लोग के क्या होता है, थोड़ा सा लिमिटेशंस आता है। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग भी होता है, इतना इजी नहीं होता है। नो ओनरशिप, इतना पे करने के बाद भी ओनरशिप नहीं होती है। हाँ, अगर ओनरशिप होगी तो कहीं ना कहीं हमें एक दिल को तसल्ली होती है कि ठीक है एटलीस्ट मेरा असेट तो है, मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा तो है कम से कम, सो यहाँ पे ओनरशिप की भावना नहीं होती है। मेंटेनेंस ऑफ असेट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स करना पड़ता ही है मेंटेनेंस, ऐसे नहीं कि पूरा के पूरा हम लेजर पे ढकल सकते हैं। एंड लिमिटेड टैक्स बेनिफिट, इतना बेनिफिट भी इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस हम बता सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो उसकी वजह से क्या होता है,
उसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है, सिर्फ टैक्स बचता है, ऐसे बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। तो कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकते हैं। नाउ कंक्लूजन हम इसमें से क्या करेंगे, तो लीज फाइनेंस इज एप्रोप्रिएट फॉर एन इंडिविजुअल और बिजनेस विच कैनॉट रेज मनी थ्रू अदर मीन्स ऑफ फाइनेंस। मतलब इमेज उनको अगर 10 ट्रक खरीदने हैं, एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उनको अचानक 10 ट्रक खरीदने, तो इतने 10 ट्रक के पैसे उनके पास नहीं है, तो ऐसे वक्त ये लीज फाइनेंस उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन अगर उनके पास नहीं है, क्योंकि लोन लेना है तो डाउन पेमेंट भी तो करना होता है, जितना बड़ा लोन उतना परसेंटेज डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बार कंपनी को पॉसिबल नहीं होता है, तो लीज फाइनेंस यहाँ पे हेल्प करता है। द बिजनेस और लेजी कैन नॉट इवन अरेंज द डाउन पेमेंट। अभी मैंने कहा कि डाउन पेमेंट भी मुश्किल होता है, तब इसके वक्त हम लीज फाइनेंस यूज कर सकते हैं। On other hand, laser who want to invest his money efficiently become the financier for lessee and earn the interest। और उससे ही ऑपोजिट अगर लेजर मतलब क्या, ओनर ऑफ द असेट, मतलब इसके पास ट्रक है, बहुत सारे ट्रक है, 3 4 से लेके 10 12 ट्रक है, इसके पास पैसा था इसलिए इसने खरीदा, लेकिन सिर्फ खरीद के वो थोड़ी पार्किंग करके रखेगा, तो उसने ये लेसी को क्या किया, रेंट पे दिया, तो डेफिनेटली उसका भी पैसा इन्वेस्ट हुआ और प्लस उसको एवरी मंथ पैसे मिले भी। एक ही लेजी को नहीं, ऐसे और 3 4 लेजी को उसने दो दो ट्रक रेंट पे दिए होंगे, तो सोचो उसको भी मंथली इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो दोनों का फायदा है, लेसर एंड लेसी का। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स है। तो पहला टाइप है फाइनेंशियल लेजी। अब फाइनेंशियल लीज मतलब क्या, अ लॉन्ग term lease over the expected life of equipment, usually 3 years or more, after which you pay nominal rent or can sell or scrap their equipment. The leasing company will not want it any more। अब इसका मतलब क्या है, तो हम ये लॉन्ग टर्म लीज होता है, मतलब जितना असेट की एक्सपेक्टेड लाइफ होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एक असेट लिया है, मशीनरी ली है, और वो मशीनरी की 5 years तक वो मशीनरी अच्छी खासी चल सकती है, तो हम लीज पे कितने साल तक उसको करेंगे, रेंट पे कितना साल देंगे, 5 years पे। उसके बाद एक तो हम वो बेच डालेंगे या स्क्रैप में मतलब भंगार में उसे बेच डालेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेजी इसे कहते हैं। The leasing company recovers the full cost of equipment plus charges over the period of leasing। मतलब क्या, ये 5 साल मशीन है और ये मशीनरी की उम्र 5 years है, एज उसका 5 years है, तो 5 years तक ये जो लेजर है, मतलब जो कंपनी रेंट से देती है, वो पूरा 5 years तक ये मशीनरी की वैल्यू कवर करेगी। मतलब उसने अगर 5 लाख तक खरीदा है, तो 5 साल में ये पूरा 5 लाख का रेंट वसूल करेगी, प्लस उस फ्री में थोड़ी देगी, उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ठीक है, वरना इसको क्या फायदा, 5 लाख में एसेट खरीदा और 5 लाख में ही उसने रेंट पे दिया, नहीं, तो उसके ऊपर उसने 1 लाख सपोज इंटरेस्ट खरीदा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी मिला उसको, तो उसने वसूल कितना किया लेसी से, 6 लाख, तो इसको भी फायदा हो गया, उसने पूरी प्राइस भी रिकवर की वो मशीनरी की, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी मिला। Although Lazy don't own the equipment, he is responsible for maintaining insurance। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है, लेजर की ही होती है, वो सिर्फ रेंट पे इनको देता है, लेकिन पूरी कीमत वसूल करता है। उसके बाद वापस असेट इसके पास ही आता है, लेकिन ये असेट एक तो क्या, यहाँ पे वो क्या कर सकता है, फिर से छोटा मोटे कंपनी को रेंट पे दे सकता है, या छोटे कीमत पे सेल कर सकता है, या बहुत ही खराब हो गई असेट की सिचुएशन कंडीशन, तो वो स्क्रैप में भी बेच सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे लेजर को अपना असेट वापस मिलता है, लेकिन भले लेजी मतलब यहाँ पे जो रेंट पे लेता है, भले वो यहाँ पे ओनर नहीं हो, लेकिन वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इस सब में इन्वॉल्व होता है। Here he must show the leased asset on the balance sheet as a capital item that has been brought by the company। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो शो कर सकता है बैलेंस शीट में, लेजी अपना असेट बता सकता है कि मेरे पास इतना असेट है। इन फाइनेंस लीज एग्रीमेंट, ownership of property transferred to the lazy end of the lease term।
ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है? एंड, अगर बीच में ही वो डिफॉल्ट हो गया तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया है। Now we'll move to the next. अब ऑपरेटिंग लीज, अब ये सेकेंड मेथड है ऑपरेटिंग लीज की। इन ऑपरेटिंग लीज द लेजी यूजेस द असेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। वो डिसाइड होता है कि मैं 1 मंथ के लिए भी यूज कर सकता हूँ, 5 years के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, द लेजर बियर्स द रिस्क ऑफ एब्सोलेंस एंड इंसिडेंस रिस्क। मतलब यहाँ पे लेजर जो ओनर होता है वो ही रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा करता है, रिस्क बेयर करता है। There is an options to either party to terminate the lease after giving notice। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर नहीं हमारे दोनों में पट रहा है, दोनों में कुछ फायदा नहीं हो रहा है दोनों का, तो दोनों में से कोई भी ये टर्मिनेट कर सकता है, मतलब एंड कर सकता है एग्रीमेंट। लेजर विल नॉट एबल टू रियलाइज द फुल कॉस्ट ऑफ असेट। ऑफ कोर्स एक बार ये लीज करने के बाद पूरे की पूरा उसका पैसा वसूल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये छोटे छोटे मशीनरी वगैरह होते हैं ऑपरेट करने के लिए, जो यूजुअली 1 to 5 years होते हैं। तो यहाँ पे फुल पैसा इसका वसूल नहीं हो सकता है। दिस काइंड ऑफ लीज प्रिफर्ड वेयर द इक्विपमेंट इज लाइकली टू सफर एब्सोलेंसेस। मतलब क्या, जहाँ ऐसे इक्विपमेंट जैसे मशीनरी, जेरोक्स मशीनरी, कंप्यूटर्स, देखो कुछ कुछ आईटी कंपनी छोटी होती है, उनको एक साथ 20-22 लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना नहीं होता है, तो ऐसे वक्त वो लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो ऑफकोर्स अगर ये 5-6 साल कंप्यूटर यूज करेंगे तो उसकी टेक्निकल जो होता है वो चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है अलग। बार बार यूज करने से कंप्यूटर खराब होता है, 5-6 साल के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मोबाइल का भी एग्जाम्पल लो, मोबाइल भी अगर हम लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो 3-4 साल के बाद वो मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उस तब 2-3 साल तक नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, तो ये कंप्यूटर की वैल्यू 0 होती है। तो दिस काइंड ऑफ लीज इज प्रेफर्ड वेयर द इक्विपमेंट इज लाइकली टू सफर एब्सोलेंसेस। मतलब यहाँ पे ऐसे ही असेट रेंट पे दिए जाते हैं जिसकी कुछ साल के बाद वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इन ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज रिटेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लीज टर्म बाय द लेजर। यहाँ पे प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है यहाँ पे आखिरी तक किसकी होती है? लेजर की ही होती है। ओके, जैसे हमने फाइनेंस लीज में पिछले वाले इसमें देखा था कि वहां पे लेजी की हो सकती है एंड ऑफ द टर्म, अगर वो पूरे इंस्टॉलमेंट पे करता है तो। लेकिन यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है? रिटेन ड्यूरिंग और आफ्टर लीज टर्म बाय द लेजर। यहाँ पे ओनर की ही ओनरशिप होती है। ओके, नेक्स्ट लिवरेज लीज। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि वैल्यू ऑफ असेट लीज में बी ह्यूज अमाउंट विच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ओनर। मतलब लेजर जो है उसको उसको भी पॉसिबल नहीं कि इतना बड़े मशीनरी और इतना बड़ा असेट प्रॉपर्टी वो अकेला हायर करे, तो ऐसे वक्त वो दूसरों की हेल्प लेता है। सो द लेजर इन्वॉल्व वन मोर फाइनेंसर who will have charge over the lease asset। That means सिंपल मैं आपको पिक्चराइज से बताती हूँ। देखो यहाँ पे बैंक है जो क्या करती है? लीज पैसे प्रोवाइड करती है। तो ये लेजर है जिसने बैंक से पैसे लिए हैं और इस पैसे से उसने सपोज ये सीमेंट मिक्सर खरीदा है और फिर ये सीमेंट मिक्सर वो किसी और पार्टी को रेंट पे दे रहा है। ठीक है, तो इस वक्त क्या हो गया? बैंक कौन हो गई? लेंडर हो गई। ये पर्सन कौन हो गया? लेसर हो गया। और ये पर्सन कौन हो गया? लेसी हो गया। और इसे हम कहेंगे लीज्ड असेट। तो यहाँ पे लेसर ने एक फाइनेंसर की हेल्प ली बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पार्टी इन्वॉल्व हुई है, तो उसे कहते हैं लिवरेज लीज। इट इज अ टैक्स एडवांटेज लीज एग्रीमेंट इन विच लेसर मतलब ये पर्सन बोरोज फंड फ्रॉम लेंडर देन लीज टू द लेजी। पहले ये इससे पैसे से बैंक से पैसे लेता है, इस पैसे से ये असेट खरीदता है और फिर ये असेट इस लेसी को क्या करता है? रेंट पे देता है।
तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ओनर कौन होता है, ध्यान दे दो यहाँ पे। इन दिस सिचुएशन लेंडर मतलब ये जो बैंक है होल्ड द टाइटल टू द लीज एसेट, मतलब इसका ओनर कौन है, ये बैंक है। while all lazy payment are collected by the lessor, लेकिन पेमेंट कौन करेक्ट करता है बैंक को, कौन देता है, लेजर देता है, लेकिन वो कहाँ से देता है, लेजी से वसूल करता है। सो ऑल लेजी पेमेंट्स आर कलेक्टेड बाय द लेजर एंड पास टू द लेंडर, मतलब ये बैंक का और लेजी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। गॉट इट। तो लेजी पहले इसको रेंट पे करता है एवरी मंथ, जो भी 50,000 एवरी मंथ, उसमें से ये कुछ अपना हिस्सा रखता है और ये पेमेंट बैंक को करता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया है। द लेंडर कैन रीपर्चेज द असेट इन द इवेंट ऑफ लेजी पेमेंट डिफॉल्ट, ऐसे वक्त अगर लेजी फेल हो गया पेमेंट करने, तो यहाँ पे बैंक क्या कर सकती है, फिर से रीपर्चेज, फिर से ये असेट अपने पास ले सकती है। ओके तो क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली ओनर कौन है, लेंडर बैंक है। इन दिस अरेंजमेंट द लेजर कैन रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन द असेट फॉर अ टैक्स पर्पस। यहाँ पे ये जो लेजर है वो अपने बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली टैक्स भी फिर उसको कम भरना होगा। तो लेजर को भी फायदा है। अब लेजी को क्या फायदा है, तो लेजी कैन डिडक्ट लेजी पेमेंट फॉर टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे लेजी बता सकता है कि मैं एवरी मंथ 50,000 पे कर रहा हूँ, तो एक्सपेंसेस है मेरा, तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट कम, कम और प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम, तो दोनों को फायदा है। प्लस बैंक को भी फायदा है क्योंकि बैंक को भी इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स एंड लीज बैक। अब इस पे देखो क्या होता है, यहाँ पे कंपनी ओन द असेट टू सेल इट्स टू द लेजर, मतलब यहाँ पे कंपनी है वो क्या करती है, पहले खरीदती है। सपोज ट्रक ही देखो, यहाँ पे ट्रक ही खरीदा उसने, ठीक है, ये वो फिर से ये पर्सन को सेल करती है। ठीक है, ये पर्सन को सेल किया, फिर ये पर्सन क्या करता है, इसको अमाउंट देता है, भली चंगी अमाउंट देता है। सपोज जो भी ट्रक की वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, तो ये पहले ये कंपनी सेल करते हैं, तो यहाँ पे ये बायर बना, फिर ये क्या करता है, इसको 5 लाख कैश दे देता है इमीडिएटली। उसके बाद ये कंपनी फिर से ये जो ट्रक है रेंट पे लेती है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे एवरी मंथ उसको पे करती है 50,000 तो इससे देखो फायदा क्या हुआ, ये कंपनी ने सेल तो किया असेट, इमीडिएटली ये पर्सन ने उसको 5 लाख भी दिया तो ये भी पैसे मिले, प्लस उसने फिर से क्या किया, ये असेट फिर से हायर किया खुद ने ही, मतलब लीज बैक किया, और एवरी मंथ 50,000 54,000 एज ए पे किया। इससे ये भी पैसा इसे एट एट वन टाइम मिला, प्लस अब आहिस्ता आहिस्ता उसको ये रेंट पे करना है, और प्लस वापस असेट भी तो उसको यूज करने मिला। तो इसे कहते हैं लीज एंड लीज बैक, मतलब सेल करो और फिर से रेंट पे वापस ले लो। ठीक है, तो हियर लेजर पे इमीडिएटली फॉर असेट बट लीज द असेट टू द सेलर, द सेलर ऑफ द असेट बिकम लेजी, जो पहले सेलर था वही कौन बन चुका, लेजी में। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। द असेट रिमेन विद द सेलर, मतलब इसके पास ही असेट रह गया फिर से, ठीक है, रेंट तो देना पड़ेगा उसको लेकिन असेट तो उसके पास रह गया। ठीक है, बट द ओनरशिप, अभी ओनरशिप किसके पास होगी, ऑफ कोर्स बायर के पास होगी, ये पर्सन के पास होगी क्योंकि उसने इमीडिएटली 5 लाख पे कर दिया। Okay, this arrangement done so that selling company obtain finance for running the business along with the asset। तो देखो ये कंपनी का फायदा क्या हुआ, 5 lakhs भी इमीडिएटली मिले और प्लस 50,000 पे करना है, तो उसे बिजनेस करने में जो एक्सपेंसेस था वो भी उसका रिड्यूस हो गया। ओके, लास्ट टाइप है ये सेल्स एड लीज, ये छोटे छोटे हैं। यहाँ पे लेजर एंटर इनटू टाइप अरेंजमेंट विद मैन्युफैक्चरर,
जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे डायरेक्ट टाई अप होता है, लेजर कहता है कि मैं डायरेक्ट तुमसे खरीदूंगा और वो असेट जो भी खरीदूंगा वो लोगों को लीज पे दूंगा, तो तुम्हें भी फायदा, तुम्हारा भी मार्केटिंग होगा, तुम्हें भी, तुम्हारा भी सेल इंक्रीज होगा और मुझे भी एवरी मंथ रेंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसे कहते हैं ले सेल्स एड लीज। क्रॉस बॉर्डर अक्रॉस द नेशन, नेशनल जो होता है उसे क्रॉस बॉर्डर कहते हैं। स्पेशलाइज सर्विस मतलब फॉर एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, एयर कंडीशन, बहुत बार ऐसे होता है कि ऑफिस में 20-25 एयर कंडीशन की जरूरत होती है, बट एट अ टाइम बाय नहीं कर सकती है, वो कंपनी नहीं है, एट अ टाइम नहीं खरीद सकती है इतना, तो ऐसे वक्त वो कोई एक कंपनी से क्या करती है, हायर करती है। तो स्पेशलाइज, वो कंपनी उसमें ही स्पेशलाइज होती है और साथ साथ में वो सिर्फ असेट लीज नहीं, हायर नहीं देती है, रेंट पे नहीं देती है, साथ साथ में उसका केयर भी लेती है, पर्सनल सर्विस भी देती है, रिपेयर मेंटेनेंस बाकी सब कुछ वो ध्यान देती है। सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज को एयर कंडीशन हायर करना होता है, बाकी उसका मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज केयर टेकन बाय द लेजर, उसे कहते हैं स्पेशलाइज सर्विस लीज। अब ये स्मॉल टिकट क्या है, बिग टिकट क्या है, तो जो असेट स्मॉल वैल्यू होती है उसे कहते हैं स्मॉल टिकट, जो असेट की वैल्यू हाई होती है उसे कहते हैं बिग टिकट। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। एक बार फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।